नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम 25 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद की जो परिस्थितियां बनी उसमें भारत सरकार और जो सैन्य कार्रवाई हुई उस संदर्भ में भारतीय कूटनीति और भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में हम कुछ बातचीत करेंगे। और साथ ही ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम इस चर्चा में जानना ये भी चाहेंगे कि उस दौरान जब इस 25 अप्रैल से 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक के बीच में जो कुछ भी हुआ, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़े देश हैं उनका भारत और पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया रहा, हमारे जो मित्र राष्ट्र कहे जाते रहे हैं उनका क्या रवैया रहा, इन सभी मसलों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के डीन रहे जाने माने कानूनविद, संविधानविद और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी पूरी दक्षता रखने वाले प्रोफेसर MP सिंह सर, आपका स्वागत है। और आपका स्वागत है सर। और हम लोग इन्हीं मुद्दों पर, जैसा आपने सुना, आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आप क्या विचार रखते हैं? चतुर्वेदी जी, इस प्रमुख विषय पर इस विमर्श को आयोजित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और जो हम लोगों के दर्शक गण हैं उन सभी को प्रणाम। जैसा आपने कहा पहले कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के बैसरन घाटी में जो पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, और ख़ास तौर से उनका धर्म पूछकर और कुछ अन्य प्रमाण भी मांगे गए, कपड़ा वगैरह उतरवा कर, उसके बाद पूरे देश में एक बहुत ही आक्रोश उत्पन्न हुआ और भारत के सभी संस्थान और नागरिक सरकार से एक मुंहतोड़ जवाब की अपेक्षा कर रहे थे। जी, सरकार ने अपने सीमित साधनों और जो सरकार ने अपनी एक पिछले 11 साल में छवि बनाई थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जिंगोइस्ट, बाहुबली की जो छवि बनाई थी, और विदेश नीति में मोदी जी ने स्वतः अपने को विश्व गुरु अपने अंधभक्तों के द्वारा घोषित करवा दिया गया था, और विश्व के प्रमुख नेताओं से जब ये मिलते थे तो खींच के सबको गले लगाते थे और माय फ्रेंड माय फ्रेंड। यहाँ तक कि हमको याद है ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, सिडनी शहर में, जहाँ पर काफ़ी एम्बेसी ने पैसा देकर दूर दूर से बस भेजकर लोगों को मंगवाया था, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ है सिडनी में। तो जो
एंथनी अल्बनीज है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उसने व्यंग में मोदी जी को बॉस कह दिया था। उस बॉस शब्द को लेकर भी भारत में ढोल पीटा गया। तो हम लोगों को ये भ्रम हो गया था जी कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें पूरा विश्व हमारी सराहना कर रहा है और मित्रवत हो गया है, जी और हम विश्व के सबसे महान राष्ट्र हो गए हैं, बलशाली, जी प्रभावशाली, और नैतिकता के आधार पर भी हम बहुत ऊपर चले गए हैं। इस तरह का एक इमेज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्तों ने मिलकर बनाया था। और जब भी मोदी जी विदेश जाते थे तो एम्बेसीज का काम हमारे विदेश नीति के निर्धारण की जगह मोदी के विदेश पहुंचने पर इवेंट क्रिएट करने में ज़्यादा इन लोगों ने अपना समय दे दिया। और विदेश नीति हमारे राजदूतों के लिए कोई मुद्दा रहा नहीं। उनका मुद्दा रहा कि बस मोदी की प्रशंसा और चाटुकारिता। इस स्वप्न लोक में हम लोग जी रहे थे। मैं 1947 में आप जानते हैं कि दोनों देश बने, आज़ाद हुए। भारत तो था ही कई हजारों वर्ष से, उसका एक टुकड़ा द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर अलग होकर पाकिस्तान बना। और हम उसके भी विस्तार में नहीं जानना चाहते कि द्विराष्ट्र का अवधारणा 1923 में ही बीडी सावरकर ने दे दिया था। जी बाद में जिन्ना ने इसको आगे बढ़ाया। तो हम उसके ऐतिहासिक जी। परिप्रेक्ष्य में आज नहीं जाना चाहते। हम लोग वर्तमान संदर्भ में जी, ही लेकिन भारत ने संविधान को जब 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, जी तो भारत ने एक वैश्विक संदर्भ में एक खास रास्ता अख्तियार किया अपने विकास के संदर्भ में और अपनी जीवन यात्रा के संदर्भ में। निरपेक्षता जी, तो उसमें ये था कि हम एक बहुलतावादी, जिसमें सभी धर्मों की समानता और उनका सम्मान, सद्भावना, इंक्लूसिवनेस, समावेशी समाज, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमने विकास की यात्रा को प्रारंभ किया। और हमने ये मजबूती के साथ घोषित कर दिया कि हम धर्म राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे। जी दूसरी तरफ जिन्ना के सभी आश्वासनों के बाद याहिया खान ने पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट या धर्म राष्ट्र घोषित कर दिया। और भारत ने अपने इन नीतिगत मूल्यों को साकार करने के लिए कुछ प्रजातांत्रिक संस्थाओं का भी सृजन किया जी और उनको मजबूत किया। जो संस्थाएं, जो सबसे पुराना प्रजातंत्र अमेरिका को ले लीजिए और इंग्लैंड को ले लीजिए, वहाँ पर वो संस्थाएं विभिन्न प्रकार से कार्यरत थीं। उसमें जुडिशियरी या न्यायपालिका,
स्वतंत्र न्यायपालिका जी और निष्पक्ष न्यायपालिका, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, जांच की एजेंसियां, धर्मनिरपेक्षता के भावना को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा, वैज्ञानिक तेवर, जांच एजेंसियां और बड़े बड़े उद्योगों, बांधों, संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया। उसी के साथ साथ आप जानते होंगे कि भारत की आज अंग्रेजों से आज़ादी के समय, उसी समय पाकिस्तान भी बना और उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बिल्कुल बटी हुई थी। जी, अमेरिका और रूस। एक समाजवादी ध्रुव सोवियत संघ के नेतृत्व में और दूसरा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी ध्रुव। यह श्रेय पंडित नेहरू को जाता है कि हमने गुट निरपेक्षता का रास्ता अख्तियार किया और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें नासिर थे, मार्शल टीटो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी उसमें थे, हम लोगों ने गुट निरपेक्ष रास्ता अख्तियार किया कि हम किसी भी विश्व की बड़ी शक्तियों में एक तरफा किसी के साथ नहीं रहेंगे। हम गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विकास की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। वहीं पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और पाकिस्तान की सत्ता को वास्तव में वहाँ की सेना, बीच में कुछ इंटरवल आए जब चुनी हुई सरकारें आई, ऐसा लगा कि वहाँ प्रजातंत्र आएगा, लेकिन वो एक छद्म प्रजातंत्र था और मूलतः सेना हावी रही वहाँ। और भारतवर्ष में सेना नागरिक सरकार के अधीन कार्य कर रही थी और पाकिस्तान में नागरिक सरकार सेना के अधीन काम कर रही थी। तो भारत अपने विकास के क्रम में इतना आगे निकल गया या आगे बढ़ने लगा तेजी से कि वहाँ की सेना ने ये सोचा कि हम सीधे युद्ध में, क्योंकि उन्होंने 48 में ही युद्ध करके देख लिया था, जब उन्होंने सैनिकों को कबायली वेशभूषा में हमला करवाया कश्मीर में, फिर 65 हुआ, फिर 71 हुआ, फिर छोटे मोटे कई संघर्ष उसके बाद पठानकोट भी है, पठानकोट, उड़ी वगैरह, उड़ी है, कारगिल है, कारगिल का हुआ छोटा मोटा युद्ध। तो पाकिस्तानी सेना को ये समझ में आ गया कि हम इनसे सीधे लड़ नहीं सकते। उसी बीच में एक घटना ये हुई कि विश्व के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत से देशों में आतंकवादी हमले शुरू हुए। 9/11 का हमला आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अमेरिका में हुआ, और अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, बुश उस समय राष्ट्रपति थे वहाँ के, सीनियर बुश, जूनियर बुश। तो दुनिया ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद की जन्मस्थली है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है, उनका पालन पोषण होता है, उनको हथियार दिया जाता है और आतंकवाद को जन्म देने में अमेरिका की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब अफगानिस्तान पर रूस का शासन हुआ तो रूस को वहाँ से भगाने के लिए वास्तव में अलकायदा का निर्माण बुश ने ही करवाया।
जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था, जो अमेरिका के द्वारा एबटाबाद पाकिस्तान में मारा गया। तो दुनिया की निगाह में जो हाँ। प्रजातांत्रिक सभ्य समाज था, उसकी निगाह में भारत की जो नैतिक, राजनैतिक और प्रजातांत्रिक स्थिति थी, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई। जी। ये हमारी खास तौर से नेहरू और बाद के नेताओं की विदेश नीति का भी परिणाम था। हाँ, नेहरू की पॉलिसी को बाकी सरकारों ने भी तो उसको कंटिन्यू किया। कमोबेश जी। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाँ। कंटिन्यू किया। और दुनिया ये मानने लगी कि आतंकवाद की समस्या की जड़ पाकिस्तान में है, लिहाजा उन लोगों को भारत की मदद करनी चाहिए। जी। और हमने आतंकवाद की समाप्ति के लिए मोदी सरकार की तरह हमलावर या काउंटर टेररिस्ट रास्ता नहीं अख्तियार किया। जैसे आप बम्बई हमले को देखिए, जिसमें कसाब पकड़ा गया। हाँ। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने पूरा डोजियर तैयार करके अपने प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया में भेज के संयुक्त राष्ट्र संघ में सारे उग्रवादियों का डोजियर दे के सारी घटनाओं की चर्चा करके पाकिस्तान को अलग थलग किया। और याद होगा कि जब बम्बई में आतंकवादी हमला चल रहा था, तो मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बम्बई आकर इन्होंने प्रेस वार्ता किया और भाषण देने लगे। और उस घटना के दौरान इन्होंने मनमोहन सिंह को बेइज्जत करना प्रारंभ किया। जी। वहाँ पर कि अगर हम होते तो ऐसा होता, हम होते तो ऐसा होता। अब वो वीडियो अभी हाल में भी बहुत तेज काफी वायरल हुआ था। सर्कुलेट हो रहा है। जी। तो ये हमारे कूटनीति और विदेश नीति का परिणाम था, जी। कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दुनिया ने हमको पाकिस्तान के संदर्भ में डिहाइफिनेट किया था, कि भारत एक दूसरी श्रेणी का राष्ट्र है पाकिस्तान एक अलग। और पाकिस्तान एक दुष्ट और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला राष्ट्र है। जी। अर्थव्यवस्था इसकी लुंज पुंज हो गई है और इसकी सेना का यहाँ चलता है, और आतंकवाद उनका या प्रॉक्सीवाद एक प्रमुख उनकी राज्य की रणनीति है जी। भारत के खिलाफ। ये बात दुनिया के लोग मानने लगे थे। अच्छा, मीडिया जो है थोड़ा सा निष्पक्ष था और वो आलोचनात्मक रुख अख्तियार करता था। और गुजरात में जो मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ, जैसा लोग कहते हैं, कई हजार लोगों की हत्याएं की गई, ये चीफ मिनिस्टर थे वहाँ। और उसके बाद ये लगातार चुनाव जीतते गए। तो इन्होंने अपने उसी बिंब को दुनिया पर भी थोपने का, आरोपित करने का प्रयास प्रारंभ किया कि हम एक बहुत बलशाली राज्य हैं या सत्ता है और पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है हमारे वजह से, और हमको 1200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कर देना है। और राजनीतिक सफलता के लिए सांप्रदायिकता को इन्होंने अपना मूल यंत्र, बना दिया। औजार बना दिया।
लेकिन चतुर्वेदी जी, आप एक बात को समझिए कि दुनिया हमको गंभीरता से देख रही थी। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में मैं एक अमेरिकन प्रोफेसर को पढ़ रहा था, काफ़ी मशहूर प्रोफेसर है वो। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज जो स्थिति आसिम मुनीर की है, दुनिया के निगाह में वो टू नेशंस थियरी की अवधारणा को ला रहा है और कह रहा है कि हिंदू मुसलमान एक अलग संस्कृति है, धर्म है, भाषा है, वेशभूषा है, साथ रह ही नहीं सकते। इसलिए वो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर खतरा पैदा कर रहा है पाकिस्तान में। और वो अमेरिकन प्रोफेसर लिख रहा है कि बिल्कुल आसिम मुनीर की तरह मोदी जी यहाँ भी वही रणनीति चल रहे हैं कि मुसलमान दोयम दर्जे का ही बनकर रह सकता है, उसको बराबरी का दर्जा नहीं है, वो दोनों साथ रह ही नहीं सकते। और एक अत्यंत सांप्रदायिक राजनीतिक व्यवहार राज सत्ता के लिए किया जा रहा है। तो उस प्रोफेसर ने, और आप इधर कुछ मोदी जी की तस्वीर भी देखते होंगे आर्मी ड्रेस में राइफल वगैरह लिए हुए, खास तौर से महाराष्ट्र में उनका पोस्टर चिपकाया गया राइफल वगैरह लिए हुए। तो जिस तरह पाकिस्तान में मुनीर खड़ा होता है खड़ा होकर सीधा, उस तरह यहाँ मोदी जी खड़ा हो रहे हैं। और 22 अप्रैल की घटना के बाद भारत सरकार ने दुनिया के सामने उस घटना का कोई सबूत नहीं पेश किया आज तक कि उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी संलिप्त थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आतंकवाद की तो सब लोगों ने निंदा किया, लेकिन कोई यह कहने को तैयार नहीं हुआ कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थे। और आप जानते होंगे अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम में मोदी जी ने कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक नई समस्या पैदा कर दिया। क्योंकि 1971 की घटना के बाद, जिसमें इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला में इंदिरा जी का समझौता हुआ, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, शिमला समझौता, कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों का समाधान आपसी बातचीत से निकालेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई नहीं होगा, सहयोग नहीं लिया जाएगा, उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। अब इस जो हमारी सेनाओं ने 7 मई की रात में जो हमला किया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब के हिस्से में भी, जैसे बहावलपुर वगैरह। देखिए, वर्तमान सरकार की जो डिक्शनरी है उसमें केवल सांप्रदायिकता और आक्रमण, हिंसा, मतलब हिंसा की इनकी परंपरा गांधी की हत्या से चली आ रही है। ये कोई नई बात इन लोगों के लिए नहीं है। ये हर चीज का समाधान सांप्रदायिकता और हिंसा, बल प्रदर्शन, हिंसा और आक्रमण,
ये इसलिए ये लोग उन राजाओं की बड़ी स्तुति गान करते हैं जो लड़ाई झगड़ा, जी तीर धनुष तलवार बर्छी बल्लम, ये इन लोगों को विशेष प्यार है। अब आप ये समझिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जगत को देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जितने मानवाधिकार संगठन हैं, अगर आप कहते हैं कि हम सिंधु जल संधि को हमने स्थगित कर दिया है, आप पानी रोक देंगे, तो पाकिस्तान के सामान्य नागरिकों के जीवन मरण की स्थिति है, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। और आज ना आपके पास कोई बांध है ना नहर है कि उस पानी को आप रोक सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये दिखाया कि हम इतने बलशाली हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं और हम हमलावर होके ही सब चीज़ों का समाधान निकालेंगे। अब इसमें इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कूद गए। आज की तारीख तक उन्होंने 8 बार कहा कि समझौता हमने कराया। जी देखिए, इस बीच में फ्रांस को अगर ले लीजिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लीजिए, CNN को ले लीजिए, तो खास तौर से न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक लेख छपा है, उसमें उनका कहना है कि दोनों देश अपनी उपलब्धियों को अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। और उस बीच में फ्रांस से एक चर्चा चली कि शायद हमारे कुछ राफाल जहाज़ों को भी चाइनीज जहाज और मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान में गिरा दिया है। जी, उसका कुछ शेयर मार्केट भी शेयर मार्केट पे बहुत असर पड़ गया है। चाइना की जो चिंगाडू कंपनी है जहाज बनाने वाली, उसका शेयर बहुत बढ़ गया। और जो दसां एविएशन है फ्रांस की, उसका शेयर 20% गिर गया, 12% एकाएक। तो इस सब तरह की हम चर्चा में नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी तक भारत सरकार न उसको मान रही है न कभी मानेगी। जी, और ये भी बार बार भारत की तरफ से, उनके विशेषज्ञों की तरफ से भी, मैंने जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। नहीं, देखिए, आंकड़ों के मामले में जी मोदी जी की एक खास बात है कि ये आंकड़ों को ये सरकार बहुत छिपाती है। हाँ, इसलिए आम जनता का अब 11 साल बाद इन लोगों के आंकड़ों पर विश्वास भी है। हाँ, दूसरी बात, इनका मिनिस्टर कह रहा है कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। हाँ, तो अब तो देश में ये हालत हो गई कि कोई सेना पर भी विश्वास नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? सेना पर, सेना को आप नतमस्तक करा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो आपने अभी बात की सांप्रदायिकता की बात, सोफिया कुरैशी को कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। जी, आप यहाँ तक देश को ले आ दिए। तो अब ट्रंप जब जब भारत पाकिस्तान कह रहा है तो बराबरी में कह रहा है। जी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइफिनेशन। जी, हाइफन माने छोटा सा डैश, जी, कि ये या ये एकदम बराबर ट्रीट कर रहा है और कह रहा है कि मध्यस्थता हमने करवाया और व्यापार के आधार पे करवाया। कहता है हमने डांट के करवाया कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऐसे बोल रहा है। मान लीजिए वो कोई भी रिलायबल आदमी ना हो, झक्की आदमी है, ये सब ठीक है, लेकिन चतुर्वेदी जी वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट, जी, इसमें कोई दो राय। उसकी वक़्त मोदी जी की तुलना में विश्व में बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब आपको मैं एक बात और बताऊं, विदेश नीति और कूटनीति के संदर्भ में, कि 11 साल में मोदी जी ने 89 देशों की यात्रा किया। हाँ, 89 यात्रा किया, विदेश यात्रा, जिसमें ये 73 देशों में गए। और जब ये घटना हुई है, देखिए, आतंकवाद का तो विरोध हर देश करेगा। जी, सभी के, इंग्लैंड में भी आतंकवादी हमला हुआ, अमेरिका में हुआ, जर्मनी में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, रूस में हो रहा है। तो सारा
पूरा पैसा इन्होंने खर्च किया इवेंट बाजी पर, गुजरातियों को जुटा के डांडिया करवा के मोदी मोदी मोदी। इन्होंने विदेश नीति पर कोई काम ही नहीं किया, और जो विदेश नीति नेहरू से चली आ रही थी उसको इन्होंने विध्वंस कर दिया, एकदम सत्यानाश कर दिया, और कूटनीतिक विफलता हो गई। अब भारत का किन देशों ने समर्थन किया? इजराइल और अफगानिस्तान, जहां तालिबानियों का शासन है। भाई तालिबानियों से इनको प्रेम जग गया है। अब हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे जी जी है कि तालिबानियों से आरएसएस और बीजेपी को प्रेम क्यों है, नहीं वो हम उसके विस्तार में। लेकिन आप एक बात समझिए कि तालिबानी सरकार को भारत ने भी अभी तक मान्यता नहीं दिया था। जी एक बात को समझ लीजिए आप। और जयशंकर परसों तालिबानी सरकार से वार्ता किए। जी ये कमाल देखिए विदेश नीति का। और इजराइल ने इनका समर्थन किया, सहयोग नहीं किया, बस समर्थन किया। इजराइल कौन देश है? एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के हथियारों से उसने नरसंहार किया गाजा में फलस्तीनियों का। करीब 48,000 लोगों की हत्या किया उसने, और लाखों बच्चे और नागरिक बेघर हो गए हैं। तो आज आपके साथ कौन खड़ा है? तो खड़ा तो वही होगा ना जो हमारे माइंडसेट से मिलता जुलता जी, होगा। तालिबान और इजराइल। तो कूटनीति के अखाड़े में और विदेश नीति के अखाड़े में आज हम, और एक महान विदेश मंत्री है जो जैसे यूरोप में गया तो कह रहा है कि आई डोंट नीड प्रीचिंग, आई नीड पार्टनरशिप, कोऑपरेशन। सबको हड़का रहा है। हाँ। वो मोदी का सीख लिया, सबको हड़काता है। और पूरा विदेश मंत्रालय भारत का, चतुर्वेदी जी, अर्थहीन हो गया है। भारत की कूटनीति इस घटना के संदर्भ में ये प्रकट हुआ कि बिल्कुल विफल हो गई है। मोदी जी ने दुनिया भर 90 यात्राओं को कर 8,500 करोड़ के जहाज में केवल डांडिया और मोदी मोदी करवाया। और जो हमारी सामरिक क्षति हुई है उसकी चर्चा मैं अगले दिन आपसे कभी करूंगा जब आप करेंगे। जी 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 कि हम दो पक्षों को लेंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी, जी कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला क्यों हुआ, उसमें अमित शाह की और अजीत डोभाल और माननीय जो हमारे मित्र हैं मनोज सिन्हा, उनकी क्या भूमिका थी, एयरफोर्स को हमने किस दुर्दशा में पहुंचा दिया है, क्या सेना की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप अवसर देंगे तो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन विश्व कूटनीति और भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में मोदी जी और उनकी विदेश नीति ने भारत और पाकिस्तान को इतिहास में पहली बार समकक्ष खड़ा कर दिया। किसी ने भी ये नहीं माना कि पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका रही। जी कोई देश हमारे सहयोग सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ। विश्व के तथाकथित दो महान हिंसक समाज खड़ा हुए हमारे साथ। हिंसक समाज, आतताई समाज, नरसंहार करने वाले समाज, स्त्रियों का दमन करने वाले समाज जैसे तालिबान और इजराइल, आज हम यहाँ आकर खड़े हो गए। जी सर, चलते चलते मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, आखिरी सवाल, कि आपने कूटनीति और विदेश नीति की बात की। वर्तमान में जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, एक डेलीगेशन भेज करके अपनी बातों को रखने के लिए दुनिया भर में कई पैनल, 7 पैनल भी बनाए गए हैं, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं।
जैसे दांत पीस पीस कर मुसलमानों को गाली देते हैं रविशंकर प्रसाद, जी ये जा रहे हैं अरब देशों में, जी और ये सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक बात है। आप समझ रहे हैं ना? जी अब इसमें मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। हाँ जिन जिन पार्टियों को तोड़कर ये अपनी 240 की संख्या को बढ़ाना चाह रहे हैं, जी उन पार्टियों को ये मिला रहे हैं। इनको विदेश नीति से कोई मतलब नहीं है, कूटनीति से कोई नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है इसमें ज्यादा। अब आप संजय झा जा रहे हैं बिहार के, माने संजय झा अगर उनसे झटके में फॉरेन की स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन एक शख्स तो है सर, कौन? शशि थरूर को तो आप लेंगे कि वो कुछ विदेश। भाई शशि थरूर कई देश जाएंगे, हाँ उनको अमेरिका की जाना है। शशि थरूर कई देश जाएंगे। जी दूसरी बात है कि विदेश के लोगों को यह भी सूचना है कि मोदी जी का अगाध प्रेम शशि थरूर के प्रति क्यों जग गया है, अगाध प्रेम। देखिए आज भाजपा सरकार ने हमारी विदेश नीति और कूटनीति को, देखिए चतुर्वेदी जी जब जमीन धंसने लगती है किसी मकान की नींव, जी तो आप शशि थरूर की तरह कितने बढ़िया कारीगर को बुलाएं। जी शशि थरूर तो इस समय अपने संवादों में इंदिरा गांधी के ही पीछे पड़े हुए कि 1971 की स्थिति आज की स्थिति से भिन्न है। हाँ वो मोदी जी के ही चरण गान में, स्तुति गान में लगे हुए। इसमें से जो 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, जी अगर उसमें 7 लोग जा रहे हैं तो 7 सत्ते 49 हुआ। जी उसमें से 40 लोग तो अंग्रेजी ही नहीं बोल सकते। तो भाषिया रहेगा, इंटरप्रेटर तो रहेगा ना, हाँ, वो बात करा देगा। और आप तुर्की के साथ आ गया, पाकिस्तान के साथ, और चीन पूरी तरह है, ये दोनों उसके साथ खड़े हो गए पाकिस्तान। और विदेश नीति की एक बहुत विध्वंसकारी प्रवृत्ति और रही है कि हमारे सभी पड़ोसी हमारे शत्रु हो गए। ठीक बात। अब जैसे अमित शाह संसद में बोल दिए बांग्लादेशियों को दीमक, बांग्लादेश आपका दुश्मन हो गया। भूटान डगमगा रहा है, श्रीलंका को आपने दुश्मन बना दिया, आपने नेपाल को दुश्मन बना दिया, पाकिस्तान है ही है, चाइना है ही है। माने विदेश नीति की 1998 में बिल क्लिंटन आया था यहाँ, जी कारगिल के बाद। भारत में वो 5 दिन रहा और पाकिस्तान में केवल 5 घंटा। जी 5 दिन में कई घंटा हुआ? 24 पचे 120, जी 120 घंटा और 5 5 घंटा। घंटा। यह पलड़ा भारत के पक्ष में अमेरिका की निगाह में झुका था। आज ट्रंप कह रहा है भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। तो आपने पड़ोसियों से रिश्ता बिगाड़ दिया। आपकी नीतियों के कारण विश्व की निगाह में आप कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कि पहलगाम की घटना में पाकिस्तान की भूमिका थी। आपको दुनिया पाकिस्तान के समकक्ष मान रही है। हथियारों के मामले में पाकिस्तान आपसे बहुत आगे निकल गया। मुझे नहीं मालूम कि सूचना सही है कि गलत। आपके राफेल ऐसे जहाजों को गिरा दिया जा रहा है। तो सम्मानीय मोदी जी ने आर्मी का ड्रेस पहनकर, राइफल लेकर भारत के प्रधानमंत्री को आज 2025 में
पाकिस्तान की सेना के समकक्ष लाकर खड़ा। सांप्रदायिकता में, भाई वो मुस्लिम राष्ट्र है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो आप मुनीर से कैसे अलग हैं? धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से इस पूरे 22 अप्रैल से लेकर के आज तक की घटना को समराइज किया है। मुझे लगता है कि दर्शक इस बात को समझेंगे और अब हम लोग आगे क्या होता है या और क्या क्या चूक जो हुई है, 1-2 दिन में हम लोग फिर उसको बातचीत करके उसको आगे बढ़ाएंगे। चतुर्वेदी जी, अगली बार हम लोग 2 आइटम लेंगे, जी सिक्योरिटी लैब और डिफेंस, माने रणनीतिक जी। कमजोरी सेना की, एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की, और पहलगाम में जो सुरक्षा चूक हुई। हाँ, उसी में हम विदेश मंत्री को भी जोड़ेंगे जो उन्होंने बयान दिया है हालिया। हाँ, कि हमने हमला करने के पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि आप तैयार हो जाइए, हम लोग आ रहे हैं और जितना आपको करना हो हमारे खिलाफ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।